नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ममता बनर्जी बेचैन है। संदेश खाली का मामला जिस तरह नेशनल मीडिया की सुर्खियां बना, उसके बाद वो गुस्से से आग बबूला हैं और वो तरह तरह के नैरेटिव रच रही हैं, कभी खालिस्तान को लेकर तो कभी बंगाल की अस्मिता को लेकर। लेकिन उन्होंने इस बार जो कुछ किया है वो बेहद खतरनाक है। उन्होंने एक झूठ बोला और झूठ बोलते हुए ये कहा कि भारत की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो बंगाल के एसटी, एससी, ओबीसी लोगों का आधार कार्ड रद्द कर रही है। और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि जो जिनका भी आधार कार्ड रद्द होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, उनको बंगाल सरकार अपना कार्ड देगी। अब केंद्र की सरकार शॉक में आ गई कि ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है, हमने ऐसा किया भी नहीं है, एक भी आदमी का आधार कार्ड रद्द नहीं हुआ। फिर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा क्यों कहा? और फिर वो बंगाल कार्ड देने की बात कैसे करने लगी कि जो भी बॉर्डर इलाके हैं, जो भी अल्पसंख्यक इलाके हैं, उनको हम बंगाल का कार्ड देंगे। इसका मतलब कि सरासर वो झूठ बोल रही हैं। अब केंद्र सरकार ने बाकायदा प्रेस रिलीज निकालकर यह कहा है कि एक भी आधार कार्ड रद्द नहीं किया गया है बंगाल में और ऐसी कोई योजना भी नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी ने झूठ क्यों बोला? ममता बनर्जी ने क्यों ऐसा कहा कि अल्पसंख्यकों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को हम एक बंगाल कार्ड देंगे? केंद्र की सरकार बंगाल के साथ दुश्मनी निकाल रही है। झूठ एक मुख्यमंत्री ने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कहा? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो बताएं, या फिर वो टेंट्रम्स कर रही हैं जो कि उनकी राजनीति का एक हस्ताक्षर है। जब भी किसी एक चीज में फंसो तो दूसरे तरह तरीके के टेंट्रम्स करो। कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी उनके सर पे लग जाता है चुनाव के टाइम में, कभी पता चलता है कि ये खालिस्तान का मुद्दा छेड़ देती हैं, कभी कह देती हैं कि आधार कार्ड रद्द कर दिया गया। ये ममता बनर्जी का टिपिकल पॉलिटिकल स्टाइल है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? लेकिन आज हमारा मुद्दा कुछ अलग है। ममता बनर्जी तो हर जगह चली रही है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जहां का एक बयान, एक आम जनता का बयान वायरल हो रहा है। वो राज्य कौन सा है, वो बयान क्या है, और फिर उस राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसे बदली, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक लड़की है। वो लड़की कुछ बोल रही है। वो कह रही है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं, मैं कश्मीरी हूं। मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं जिसे अपने मुल्क, अपने देश, अपने राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। मैं एक कश्मीरी लड़की हूं जो अपने मुल्क में है, खुश है और उसे बढ़ने के अपार मौके मिल रहे हैं। और यह बयान वायरल हो रहा है। पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद हम आगे की कहानी बताएंगे। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. And I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland, by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. Thank you.
तो सुना आपने, कश्मीर की एक बेटी पूरी दुनिया से यह कह रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। मलाला यूसुफजई को गोली मारी गई, कश्मीर में किसी को नहीं मारी गई। मलाला यूसुफजई को अपना गांव, अपना राज्य छोड़ना पड़ा। कश्मीर की बेटी को अपना राज्य, अपना गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, और कश्मीर के हालात किस कदर बदल रहे हैं एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर साहब इस वक्त कश्मीर के दौरे पर हैं, वो छुट्टियां मनाने गए हैं, और उनकी खुशी और उनको देखकर वहां रह रहे आम कश्मीरियों की खुशी देखिए, उनके चेहरे देखिए, इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद स्थितियां सामान्य नहीं हुई है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वो तस्वीरें देखिए जहां दोनों बर्फ में खेल रहे हैं। जिस कश्मीर पे तिरंगा फहराना अपने आप में चैलेंज था, उसे तिरंगे के रंग में रंगा देखिए, उस लाल चौक को तिरंगे के रंग में रंगा देखिए। आप देखिए कश्मीर के बाजार गुलजार हैं, आप देखिए वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आप देखिए कि सदियों बाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आया है। सऊदी अरब की अरामको कंपनी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दिया है, भारत सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है। कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर भारत की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, कश्मीर में रेलवे का विस्तार हो रहा है, कश्मीर में रोडवेज का विस्तार हो रहा है, कश्मीर के व्यापारियों को उनके खरीद का उचित मूल्य मिल रहा है, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहाँ गाँव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं, तो कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है। परेशान वो लोग हैं जो नैरेटिवधारी परिवारवादी हैं। कश्मीर में आज तक 2 परिवारों का कब्जा रहा, मुफ्ती परिवार और फारूक अब्दुल्ला का परिवार। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद उनकी बेटी, और फारूक अब्दुल्ला के जो परिवार के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, और यही सिलसिला शायद चलता रहता अगर कश्मीर में धारा 370 लागू रहता। लेकिन कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में नया नेतृत्व उभर रहा है, और ये परिवारवादी एजेंडाधारी कह रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी को खतरा है, कश्मीर में लोग सफोकेट कर रहे हैं। कश्मीर की सड़कों पर आज से पहले इतने सारे लोगों को हंसते खिलखिलाते कभी नहीं देखा, 370 हटने से पहले। अब शायद वो सरेंडर कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का एक बयान हाल के दिनों में वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया कश्मीर के लिए जिसको कश्मीरियों की जरूरत थी। पहले वो बयान सुनते हैं, उसके बाद आगे कहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी, और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है, और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया, और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। मैं सब रेलवे के कारकुनों को जिन्होंने इसमें काम किया है, जिन्होंने इस रेल को यहाँ पहुँचाने के लिए काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये रेल बहुत अच्छी होगी और हमारे लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट? देखिए, हमारी सबसे उम्मीदें बहुत सालों से थी। हमें पहले ये उम्मीद थी कि ये 2007 में तो ये पहुँच जाएगी, मगर हमारा इलाका जो है वो बहुत ही मुश्किल इलाका है, टनल्स बनानी पड़ती हैं, और वो टनल्स जो हैं क्योंकि वो अर्थ जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इसलिए मुश्किलें बहुत आ गई, और मगर इन्होंने उन मुश्किलों को पार कर दिया, और पहला कदम शुरू हो गया, और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई तक ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, धीरे धीरे सब ट्रैक पर आ रहे हैं, परिवारवादी भी ट्रैक पर आ रहे हैं। कश्मीर शांत हुआ है तो देश के दूसरे हिस्सों में आग लगाने की साजिश रची जा रही है। मणिपुर भी शांत होगा, पंजाब भी वापस अपने ट्रैक पे लौट जाएगा। इस देश में चहुओर शांति होगी, देश तरक्की करेगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सोरोस का कितना भी पैसा रोक नहीं सकता, चीन से पैसे लेकर पलने वाले एनजीओज इसे रोक नहीं सकते। भारत बढ़ा है, बढ़ता रहेगा। नमस्कार।